Yes, friends, how are you? So friends, as you all know, we have started the CA Foundation revision series और उसी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है जो अभी आप देख रहे हो. So friends, पिछले लेक्चर पे पिछले दो रिवीजन लेक्चर्स में हमने कंपनीज एक्ट को पहले रिवाइज किया पूरा एंड देन इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन. उसमें से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमने फिनिश कर लिया. आज हम लोग रिवाइज करना चाहेंगे यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 को. ठीक है, तो इस सेशन पे हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 दैट इज अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है, यस. तो बढ़ते अपने रिवीजन के साथ. यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का रिवीजन लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन जंप टू दिस लेक्चर. ठीक है, सो यूनिट नंबर 3 अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. एज यू ऑल नो, इन द first unit we have seen the essential elements of a valid contract, that is section number 10. in that we have seen many essentials of a valid contract. अब इस लेक्चर पे हम लोग उसके अलावा कुछ और अदर इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसको कंसिडर करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो इस यूनिट में हम लोगों को ये चार बातें देखनी है. पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4. पॉइंट नंबर 1 डील्स विद पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सेक्शन नंबर 10 में भी हुआ करता था, लेकिन यहां पे इसके बारे में ज्यादा तरीके से चर्चा होगी, इन डिटेल में चर्चा होगी. नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट. तो पहला कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट वन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा और उसके सिनारियो क्या है, ये भी इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं. एंड फोर्थ थिंग, ऐसे एग्रीमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि एक्सप्रेसली बाय लॉ वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर पे हम लोग ये चार पॉइंट देखेंगे. फिर इस यूनिट में हम लोग ये चार पॉइंट देखेंगे. इस चार पार्ट्स में इस यूनिट को डिवाइड किया गया है. बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज या फिर कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कि ऐसी कैपेसिटी या फिर ऐसी कॉम्पिटेंसी जो किसी भी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने की अनुमति देता है. अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है? तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है. एक है मेजॉरिटी यानी कि एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा है साउंड माइंडनेस, साउंड माइंड पर्सन, और तीसरा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड. सो अगर ये तीन बंदे हैं तो यही तीन बंदे क्या कर सकते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं. पहले वो मेजर होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लॉ और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ये तीन होने चाहिए. ठीक है, तो उसमें से पहले देखते हैं व्हाट इज एज ऑफ मेजॉरिटी. सो एज ऑफ मेजॉरिटी आपको पता है, एज ऑफ मेजॉरिटी इंडिया में होती है 18 ईयर्स एंड अबव. अगर कोई बंदा 18 साल या फिर उससे ज्यादा है, वो भले ही वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो 18 ईयर्स एंड अबव है तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. अगर मान लेते हैं इसके बावजूद अगर कोई बंदा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है, माइनर यानी कि जो बंदा जिसकी उम्र लेस देन 18 ईयर्स है, अगर कोई बंदा ऐसे वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है जो कि माइनर है, तो उसके साथ एंटर किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, बोलो वाइड एब इनिशियो. क्या बोले जाएंगे, वाइड एब इनिशियो. मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं विद द माइनर वो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा माना जाएगा, वो शुरू से ही वॉइड है ऐसा माना जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ लीगल नजरिए में फिर लीगल वेज में उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा. ठीक है, किसी भी पार्टी का उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं बनेगा. केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. ठीक है ना, इसका भी केस स्टडी मैंने केस स्टडी डिस्कशन पे पूरा कंप्लीट कर लिया है. अगर किसी को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस केस स्टडी के पूरे प्लेलिस्ट को डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, कोई जाके उसको वहां पे दे सकता है डिटेल में. अब थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि इस केस हुआ क्या था. ठीक है, अब हुआ यूं था कि एक बंदे ने जो माइनर था उसने क्या किया था, मेजर से 20,000 रुपीज का लोन लिया था. ठीक है, अब वो माइनर है, ओके, इसीलिए ये उसने प्लीड किया, उसने ये बोला कि मैं ये पैसा तुमको देने के लिए लायबल नहीं हूं एज आई एम अ माइनर. ठीक है, अब उसने जब लोन लिया था तो उसने क्या किया था,
अपना एक प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी करके उस मेजर बंदे को दे दिया था। अब वो बंदा वो बोल रहा है कि जो भी मैं इनको मॉर्गेज मिला, जो भी सिक्योरिटी मिला है, मैं उसको बेच दूंगा और तुम्हारा पैसा रिकवर करूंगा। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो माइनर के साथ एंटर किया है और इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और ये मॉर्गेज भी जो तुमने दिया है वो भी वॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नो रेटिफिकेशन आफ्टर द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं ना कि अगर मान लो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंस, आपने अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, नो रेटिफिकेशन, मतलब यूं हो सकता है कि एक बंदे ने अपने माइनॉरिटी के टाइम पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, तो क्या ऑटोमेटिकली जब वो मेजर बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रेटिफाई नहीं होगा। रेटिफाई मतलब कि पहले वॉइड था, अब वो मेजर बनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड का वॉइड ही रहता है। अगर मान ले मेजॉरिटी के बाद वो कोई और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है विद द सेम टर्म तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो माइनॉरिटी के दौरान एंटर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो तो वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा। नेक्स्ट वन, माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी और टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि भले ही माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लेते हैं माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। हालांकि अगर माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को फुलफिल नहीं करता है तो जो मेजर पार्टी है उसका माइनर के ऊपर किसी प्रकार का राइट नहीं बनेगा टू फाइल द केस। हाँ, माइनर मेजर के ऊपर केस फाइल कर सकता है फॉर हिज ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मेजर सोचता है कि मैं माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाता हूं तो वो एंटर करवा सकता है, वो माइनर की एंट्री वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। चलो मान लेते हैं कि माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, अब एक ऑब्लिगेशन था माइनर के ऊपर जो उसने परफॉर्म करना था, लेकिन उसने वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया तो मेजर ने माइनर के ऊपर केस ठोक दिया। तो जब भी कोर्ट में हम लोग जाएंगे तो माइनर बोलेगा मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, इसलिए मेरा किसी प्रकार का क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन ही नहीं बनता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा हमेशा, मैं माइनर हूं और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, मैं माइनर हूं और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। ये सुनो, मतलब कि वो किसी प्रकार से भी लायबल नहीं करा जाएगा, वो किसी प्रकार से भी उसको लायबल पकड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी मार्केट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोला है देखो, कि मान लेते हैं कि किसी एक माइनर को उसकी नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए हमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है। ठीक है, मान लेते एक बंदा है जो ऑर्फन है, जो माइनर है, अब आपको लगा कि आपको उसको नेसेसिटीज, उसके जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको आप सप्लाई करना चाहते हो, तो क्या आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। क्या उसके लिए माइनर को आप लायबल पकड़ सकते हो? जनरल रूल ये है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को लायबल नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, अगर आप उसको नेसेसिटीज, उसकी गरज को सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह की बात करेंगे, तो अगर मान लेते हैं आप उसको अपनी नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में उस माइनर को हम लोग लायबल पकड़ सकते हैं, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो रहती है वो उसके प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं माइनर की एक प्रॉपर्टी, उसका एक हाउस है और वो हाउस आपने रेंट पे दे दिया और रेंट आता है 10,000 रुपए का, तो माइनर को आपने जो नेसेसिटी सप्लाई की है उसका रिकवरी इस रेंट से होगा। माइनर के मान लेते हैं आपने उसको 15,000 के नेसेसिटी सप्लाई की, मतलब पर मंथ 15,000 खर्चा आता है उसका, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन वगैरह, उसमें 15,000 खर्चा आता है, तो आप ओनली 10,000 रिकवर कर सकते हो। 5,000 जो एडिशनल आपने प्रोवाइड किया है उसको आप माइनर से पर्सनली नहीं मांग सकते, वो आपका चला गया, तो उसकी प्रॉपर्टी से ही आप उसका रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो नेसेसिटी आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा बोलो, वो एक जेन्युइन नेसेसिटी होनी चाहिए, वो एक क्या बोलते हैं उसको, कि उस बंदे को उसकी नेसेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने नेसेसिटी सप्लाई किए जो ऑलरेडी उसके पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एक माइनर है, ठीक है ना, अब उस माइनर को आपने क्या कर लिया, आपने एक घर उसको दे दिया, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी उसके पास एक घर था, तो जिस घर में वो रहता है, हाउस नंबर 1, उसमें वो ऑलरेडी रहता है, अब उसको और एक हाउस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसकी नेसेसिटी नहीं है, तो ऑलरेडी माइनर अपने नेसेसिटी के पोजीशन में है तो उसको और एक नेसेसिटी मत दो। उसके बाद जेन्युइन नेसेसिटी का मतलब क्या है, जेन्युइन नेसेसिटी, अब नेसेसिटी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज पर हिज लाइफस्टाइल। अब मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी के बच्चों की जो नेसेसिटी है, उसकी उनकी नेसेसिटी और हमारी नेसेसिटी अलग है ना, वो तो बच्चे रोल्स रॉयस में स्कूल जाते हैं, बीएमडब्ल्यू में स्कूल जाते हैं, हम तो भैया अपने बस से, अपने जो केएमटी है या फिर अपना जो ट्रांसपोर्ट है उससे, बस में उससे जाते हैं हम लोग,
स्कूल, यस सुनो, या फिर हमारे पापा छोड़ देते हैं, अपन साइकिल पे जाते हैं, अपन रिक्शा से जाते हैं, यस सुनो। तो जो भी बंदा है उसकी नेसेसिटी किस प्रकार की है, उस प्रकार से उसको नेसेसिटी सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो वो जेन्युइन नेसेसिटी होनी चाहिए और उसको वो नेसेसिटी हम अगर हमने सप्लाई किया है तो हम उसको लायबल पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसका जो रिकवरी है वो उसके बस प्रॉपर्टी से ही होगा। देखो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द रीजनेबल नेसेसिटी, जो मैंने जेन्युइन की बात की तो रीजनेबल नेसेसिटी, और इट शुड देयर शुड बी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द नेसेसिटी, मतलब वो जो ऑलरेडी उसको नेसेसिटी सप्लाई किया है ही शुड नॉट हैव द ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसिटी, मतलब हाउस वन है तो हाउस दो देने की जरूरत नहीं है, और जिस बंदे की नेसेसिटी है वो उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, रीजनेबल नेसेसिटी होनी चाहिए, एडिशनल नेसेसिटी देने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो कंडीशन आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्डियन। अब व्हाट इज गार्डियन? गार्डियन का मतलब ये होता है कि जो बंदा उस माइनर के लालन पालन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है, मतलब वो उस माइनर का देखभाल कर रहा है। सो जो गार्डियन है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बेनिफिट के लिए है बस वही कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर करवा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो गार्डियन एंटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड, बस ओनली कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी बेनिफिटिंग द माइनर, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को नुकसान हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर लायबल नहीं है। तो जी हाँ, माइनर के बिहाफ पे अगर गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है, लेकिन हाँ वो भी कितने तक के लिए? बस उसके प्रॉपर्टी के लिए, पर्सनली कुछ लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है तो ही माइनर लायबल है, अदरवाइज माइनर लायबल नहीं है। उसके बाद नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है कि मान लेते कोई दो मेजर बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और मान लेते वो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेलिंग ऑफ राइस, तो यहां पे जो अदर पार्टी है वो विल दैट पर्सन कैन फाइल केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर मान लेते ए ने कुछ एडवांस लिया और बोला कि मैं तुमको राइस सप्लाई करूंगा 2 दिन के बाद, लेकिन उसने राइस सप्लाई नहीं किया, अब ए बोल रहा है कि ये ले ले तेरे पैसे वापस ले ले, बी बोलेगा नहीं मुझको पैसे नहीं चाहिए, मुझको राइस ही चाहिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे माइनर के ऊपर आप लोग ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया लागू नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोलो, वॉइड एब इनिशियो है। नेक्स्ट वन, नो इंसॉल्वेंसी। अरे माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती तो इंसॉल्वेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई ऐसा कौन सा बंदा होता है जो इंसॉल्वेंट होता है? जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है। तो अगर लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है तो ही इंसॉल्वेंट बनेगा, और यहाँ पे माइनर के केस में उसकी लायबिलिटी नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट कैसे बनेगा? तो नहीं बन सकता है। नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप। जी हाँ, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट माइनर पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, नॉट फॉर द लायबिलिटी, नॉट फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट वन, माइनर कैन बी एजेंट। यहाँ पे देखो माइनर एजेंट भी बन सकता है, मतलब माइनर किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसका काम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनर के ऊपर आप लायबिलिटी प्लेस नहीं कर सकते, माइनर के ऊपर उसके ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए प्रिंसिपल केस फाइल नहीं कर सकता। अगर एजेंट मेजर रहता तो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल हैज अ राइट टू फाइल केस अगेंस्ट द एजेंट, बट यहाँ पे माइनर जो है एजेंट है तो यहाँ पे उसके ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता। उसके बाद माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। अगर गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो माइनर लायबल है, लेकिन माइनर अगर पेरेंट या गार्डियन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, जैसे पता चला कि कोई छोटा बच्चा है उसने अपने पापा के घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया पापा के बिहाफ पे, नहीं ये नहीं वैलिड नहीं है, तो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से एंटर नहीं कर सकता है विच विल बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्डियन। नेक्स्ट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर और एडल्ट। अब ये हो सकता है कि कोई एक माइनर बंदा है, ओके, और एक मेजर बंदा है, ठीक है ना, दोनों ने मिलकर एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फॉर सेलिंग हाउस, तो उस केस में थर्ड पार्टी हैज अ राइट ओनली ओवर द मेजर एंड नॉट ओवर द माइनर। ये बात है, तो माइनर के ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता, ओनली ऑन द मेजर पार्टी द थर्ड पार्टी कैन फाइल केस। उसके बाद श्योरिटी फॉर माइनर। व्हाट इज श्योरिटी? एक माइनर है, उसने क्या किया, बैंक से लोन उठाया और उसके लिए एक थर्ड पार्टी ने क्या दिया, गारंटी दिया। इसको दे गारंटी दिया, बैंक को गारंटी दिया। अब इसको बोलते हैं श्योरिटी है, इसको बोलते हैं गारंटर। तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी बैंक ऑन द ड्यू डेट, माइनर के पास क्या, माइनर बोला मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिकॉज़ यू कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो बैंक जाएगा थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी इज स्टिल लायबल इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिटवीन द माइनर एंड बैंक। उसके बाद माइनर एज ए शेयर होल्डर। तो क्या कोई माइनर कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है? जी हाँ, जरूर बन सकता है, लेकिन माइनर अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन रहा है तो वो शेयर जो होंगे वो लोग फुल्ली पेड अप होंगे, किसी भी प्रकार की पार्टली पेड अप शेयर्स के ऊपर वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा। वाई क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज
अगर मान लेते अपने पार्टली पेड अप शेयर लगाए हैं और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो कंपनी माइनर के ऊपर लायबिलिटी प्लेस कर सकती है फॉर रिकवरिंग द मनी एज एंड व्हेन द कंपनी नीड्स इट। हमने कंपनीज एक्ट के डिवीजन में देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट which is not paid to the company। तो यहाँ पे माइनर शेयर होल्डर हो सकता है लेकिन ओनली फॉर द फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए वो नहीं हो सकता। उसके बाद लायबिलिटी फॉर टॉस, अब इतने सारी बातें हमने देखी, लेकिन माइनर अगर कुछ सिविल टॉट करता है, व्हाट इज सिविल टॉट? सिविल यानी कि सिविल रॉन्ग, जैसे कि उसने चोरी की, सिविल रॉन्ग है, ठीक ना। जैसे कि मान लेते कि आजकल चल रहा है ना, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर में वो चलता है ना कि नाबालिग लोग होते हैं, ठीक है ना, वो रेप वगैरह केस कर देते हैं, वो कर देते हैं लोग, है ना भाई, दिमाग नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, विनाशकाली विपरीत बुद्धि रहती है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं लेकिन ये क्रिमिनल काम कर लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। अब देखा ना हमने अजमल कसाब वगैरह देखा, तो अजमल कसाब वगैरह जो लोग हैं, ठीक है ना, मान लेते वो अगर माइनर होते, 18 साल से कम की उम्र के रहते, ठीक है, तो क्या ये सिविल रॉन्ग है? दहशतवादी हल्ला करना है, सिविल रॉन्ग है। तो अगर मान ले कोई सिविल रॉन्ग कर दे, यानी कि टॉर्ट बोलते हैं उसको, अगर टॉर्ट किया तो क्या उसके लिए भी उनको लायबल पकड़ा नहीं जाएगा सर? तो यहाँ पे उनको लायबल पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो उनको वही इसकी सजा बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पहला पार्ट क्लियर, जिसका नाम जो है पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें पहला पार्ट दैट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। सो अगर मान लेते हैं बंदा 18 साल से उम्र से ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, 18 साल से कम होगा तो वो माइनर होगा, और माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो ये सारी बातें आपके साथ हो सकती है। इन सारी बातों का ख्याल रख के आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करिएगा। नेक्स्ट वन है पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड। ओके, वो साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड मतलब कि वो बंदा सूझबूझ वाला बंदा है। अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड व्हेन he is making the contract, he has a understanding or he is capable of understanding the terms of the contract with the rational judgment। मतलब उसको सही से समझ रहा है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं वो क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर ये समझ पाता है तो वो साउंड माइंड है। ऐसा नहीं है कि माइनर को ही समझ नहीं होती है, भाई मेजर को भी समझ नहीं होती है। जो साउंड माइंड रहते हैं, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड रहते हैं, अनसाउंड माइंड मतलब कि जो दिमागी तौर पे उसकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी कम है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, जिसको झटके आते हैं। ये सुनो, झटके मतलब कि जिसका दिमाग काम नहीं करते, कभी कभी लोग ड्रंकन होते हैं, लुनाटिक होते हैं। ये सुनो, तो ऐसे वाले लोग, अगर मान लेते कोई बंदा ड्रंकन है, पिया हुआ है, तो बंदा उसको क्या समझता है? उसको कुछ नहीं समझता। उसका प्रॉपर्टी भी लिखवा के लिया तो उसको कुछ नहीं समझेगा, वो ऐसे लिख करके दे देगा, ये मेरी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारी। ये सुनो, तो ऐसे वाले बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे, और जो बंदा अनसाउंड माइंड है वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड under the unsound mindness, that contract will not have any legal effect। ओके, तो बंदा साउंड माइंड कब रहता है? व्हेन ही हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द रैशनल जजमेंट। यानी कि आप और मैं जो साउंड माइंड पर्सन है, जिनको समझता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो अगर उसको समझ रहा है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं उसका चीज क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो उस बंदे को साउंड माइंड बोलते हैं। अगर नहीं समझ रहा तो वो बंदा अनसाउंड माइंड है। और अनसाउंड माइंड बंदा क्या नहीं कर सकता, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई बंदे ओकेजनली अनसाउंड माइंड रहते हैं और लेकिन बाकी के टाइम पे साउंड माइंड रहते हैं। ओकेजनली अनसाउंड माइंड मतलब किसी किसी को झटके आते हैं, ये सुनो, तो जब बंदा अनसाउंड माइंड रहता है, ओकेजनली अनसाउंड माइंड रहता है, तो जब वो अनसाउंड माइंडनेस में उसने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो वैलिड नहीं होता है। जब वो साउंड माइंड रहेगा तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। कुछ कुछ बंदे ओकेजनली साउंड रहते हैं लेकिन हमेशा अनसाउंड माइंड रहते हैं, मतलब हमेशा पिए हुए रहते हैं। तो जो पिया हुआ रहता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर जो किया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जब वो जब उसको उतर जाएगी तब उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। अब हमेशा ही बंदा अनसाउंड माइंड रहता है, ठीक है, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, दैट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर मान लेते कोई बंदा स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि इंसॉल्वेंसी। ओके, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो इंसॉल्वेंसी के केस में वो बंदा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज इंसॉल्वेंसी में उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, बिकॉज वो तो फकीर रहता है, ठीक है ना। या फिर मैं बात करूंगा, अगर मान लो कोई बंदा है फॉरेन सॉवरेन्स, ये सुनो, या फिर फॉरेन एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी यानी कि जिस कंट्री के साथ, मान लीजिए इंडिया चाइना के अगर वॉर टाइप सिचुएशन पैदा होते हैं तो चाइना के सारे लोग हमारे लिए एलियन एनिमी हो जाएंगे, चाइना के लिए हमारे लोग एलियन एनिमी हो जाएंगे, तो हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट्स यानी कि जिस बंदे को सजा हो चुकी है, अब जेल में बंदा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, बता हद हो गई। ये सुनो, तो वो बंदा स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, भले वो साउंड मैन है, भले वो एज ऑफ मेजॉरिटी है। ओके, तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटेंसी।
पहला एज ऑफ मेजोरिटी, दूसरा है साउंड माइंडनेस और तीसरा है पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन सा है? एक तो फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स होते हैं, एलियन एनिमी होते हैं, कॉन्विक्ट्स होते हैं, इंसॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यस, तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे इस यूनिट का, दैट इज द फ्री कंसेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हो तो हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया है, दैट इज द अदर इसेंशियल्स में से पहला पार्ट कॉम्पिटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया। अब देखेंगे फ्री कंसेंट वाला पार्ट। ठीक है, नाउ फ्री कंसेंट से पहले कंसेंट क्या है ये समझेंगे। व्हाट इज कंसेंट? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कंसेंट का मतलब होता है दैट इज अ पॉजिटिव रिप्लाई। अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्ट करें तो करो, ना चाहे तो ना करो। मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता हूं टू एक्सेप्ट, कि नहीं नहीं तुमने एक्सेप्ट करना है मतलब करना है, नहीं करोगे तो मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, तो ये नहीं होता है। इसमें क्या होना चाहिए? कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कंसेंट फ्री है या नहीं है ये कब मानेंगे? देखो यहाँ पे कंसेंट का डेफिनेशन दिया है, व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब वो सेम थिंग के ऊपर, एक सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं मेरी कार तुमको बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, आपने बोला ठीक है सर मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पे सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में आप एग्री हो गए। अगर आपने बोला नहीं 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 सर मुझको खरीदना नहीं है, तो मुझको आपकी कार 1 लाख में नहीं खरीदनी है, तो आपका कंसेंट फ्री, या फिर आपने जो मुझको कंसेंट ही नहीं दिया है, तो कंसेंट नहीं दिया है तो उसको क्या नहीं बोलेंगे हम लोग, आपका पॉजिटिव रिप्लाई मुझको नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन आपने अगर मुझको बोला हाँ सर मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा 1 लाख रुपए में, इसको बोलते हैं कंसेंट। अभी जो कंसेंट आपने दिया है, जो आपने मुझको पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, वो आपने क्या करना चाहिए? अपने मन से देना चाहिए। मैंने आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब कब बोलेंगे कि ये जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, या फिर कब बोलेंगे जो आपका कंसेंट है, ठीक है ना, जो आपने मुझको दिया है उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, या फिर कब बोलेंगे कि आपका कंसेंट क्या नहीं है? वैलिड कंसेंट नहीं है। पहला, अगर आपका कंसेंट लिया हुआ है कोerशन से। दूसरा, अगर आपका कंसेंट लिया हुआ है अंडर इन्फ्लुएंस से। तीसरा, अगर आपका कंसेंट लिया हुआ है बाय फ्रॉड। चौथा, अगर आपका कंसेंट लिया हुआ है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। और पांचवा, अगर आपका कंसेंट मिस्टेक से दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना बच्चों इस चार्ट को। ठीक है, अगर आपका कंसेंट कोerशन से लिया है, मैंने अंडर इन्फ्लुएंस से लिया है, फ्रॉड से लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है, मिस्टेक से लिया है, तो आपका कंसेंट फ्री नहीं है। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो जाएगा। पहला पार्ट देखते हैं, दैट इज अ कोerशन। व्हाट इज कोerशन? देखो कोerशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो, अगर मान लो किसी ने किसी के सर के ऊपर ऐसा बंदूक लगा दिया और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, साइन कर, तो बंदा तो साइन करने वाला है। भाई जान है तो जहान है। सर सलामत तो पकड़ी 50, वो बोलेगा जान दे यार चल, हाँ हाँ। ठीक है, आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में भी, जयकांत छिकरे वाला। जयकांत छिकरे वाला क्या बोल रहे हैं वो? ठीक है ना, वो बूढ़े बाबा के पास जाते, बूढ़े बाबा को बोलते हैं कि तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, ये प्रॉपर्टी मुझको चाहिए। और बूढ़ा बाबा नहीं नहीं मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। तो उसने क्या किया? उसके बेटे को उड़ा दिया और घर पे जाता है कंडोलेंसेस उसको देता है कि नहीं नहीं कि ऐसा हुआ, बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है ना, और बूढ़े बाबा को बोलता है कि अगर तुमने मुझको ये प्रॉपर्टी नहीं बेचा तो बाहर मेरा ट्रक खड़ा है और तेरा फैमिली बड़ा है, चौथे पे चौथा चलता जाएगा। ये सुनो, तो उसने डराया धमकाया कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा और साथ साथ तुमको भी मार दूंगा अगर तुमने इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं किया। तो बूढ़े बाबा ऐसे हाथ हिलाते हिलाते क्या करते हैं? पेपर पे साइन करते हैं। तो बताएंगे क्या वह बूढ़े बाबा का कंसेंट फ्री है? नहीं है, तो इसको बोलते हैं कोerशन। ओके, तो कोerशन मतलब क्या है? कोerशन इज कमिटिंग, मतलब किया, या थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कि करने की धमकी दी। क्या? विच एक्ट विच इज फोरबिडन बाय लॉ, आईपीसी। मतलब कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए, उसका कंसेंट लेने के लिए उसको डराया धमकाया, या फिर किया क्या? ऐसे एक्ट करने की धमकी दी, या फिर कुछ ऐसे एक्ट किए जो कि आईपीसी से बाहर है, जैसे कि उसके फैमिली को मारने की धमकी या फिर उसके बेटे को मारना। ये इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान, इससे क्या नहीं है? वैलिड नहीं है, फिर इससे वो फॉरबिडन है, ऐसे आप नहीं कर सकते किसी को। तो इसको बोलते हैं क्या? कोerशन आपने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है ना, सच एज अनलॉफुल डिटेनिंग, threatening to detain any property, okay, with the intention to cause any person to enter into contract। मतलब कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी डिटेन करना या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने का थ्रेटनिंग करना, डराना, धमकाना, उसको मारने की धमकी देना, ये सारे बातें जो है ये बातें कोerशन में आती है। और अगर अभी ये डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, उसका कंसेंट ले रहे हो, तो सही तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोerशन से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है ना, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कोerशन से, आपका कंसेंट कोerशन से मिला हुआ है। तो बताएंगे अगर कोerशन से किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया तो ये क्या होता है? तो कोerशन से आपने अगर किसी का
कंसेंट लिया हुआ है तो ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन बाय कोर्सन। फॉर एग्जांपल जयकांत सिकरे ने जो बूढ़े बाबा का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया, तो बूढ़े बाबा का जो कंसेंट लिया है ना, ठीक है ना, वो कोर्सन से लिया हुआ है। तो बताएंगे बूढ़े बाबा के पास, हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखा था, अगर आपको याद है। वॉइडेबल मतलब क्या होता है, एक पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, एक पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। एक पार्टी जो कि जिसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, जिसका कंसेंट यानी कि बूढ़े बाबा, तो बूढ़े बाबा और यहाँ पे जयकांत शिकरे, ये सुनो, तो जयकांत शिकरे बूढ़े बाबा के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। हाँ, बूढ़े बाबा क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं जयकांत शिकरे के ऊपर। क्यों? बिकॉज उनका कंसेंट क्या है, कोर्सन से ऑब्टेन किया। बूढ़े बाबा बोलेंगे नहीं जज साहब गलती हो गई, गलती नहीं नहीं जज साहब, मेरा जो कंसेंट मैंने दिया था, मैंने उसको प्रॉपर्टी बेचने का जो वादा किया था, ये वादा उसने मुझको डरा के धमका के मेरे से लिया हुआ है, और प्लीज जज साहब मुझको इंसाफ दे दो। तो जज साहब बोलेंगे ठीक है, तुम्हारा जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहते थे, तो तुम्हारा सही राइट बनता है उसके ऊपर केस फाइल करना। और बूढ़े बाबा उसको जो है प्रॉपर्टी ना बेचने का भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जयकांत शिकरे अगर केस फाइल करेगा नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, उन्होंने मुझको प्रॉपर्टी बेचना ही चाहिए, अगर ऐसे जयकांत शिकरे बोल रहा है तो वैलिड नहीं है, कोर्ट बोलेगा शट अप, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये होगा क्या बोलो, वॉइडेबल, यानी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय द कोर्सन। हाँ, लेकिन बूढ़े बाबू को लगता है कि नहीं कोर्सन से हुआ तो क्यों है, ये प्रॉपर्टी तो वैसे ही पुरानी होगी, बेचना चाहे तो सही में बेच दो। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट कोर्सन से एंटर करवाया है, तो बूढ़े बाबा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी कर सकते हैं, एक तो परफॉर्म करेंगे या फिर केस फाइल करेंगे। ठीक है, दोनों भी बातें हो सकती है। तो ये हो गया क्या बोलो, कोर्सन। तो पहला पॉइंट कोर्सन कवर हो गया। दूसरा पॉइंट अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? देखो यहाँ पे कोई बंदा अपने इशारों पे दूसरों को नचा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये बॉस है और उसके एम्प्लॉय है, तो बताएंगे बॉस का एम्प्लॉयज के ऊपर इन्फ्लुएंस होना सही बात है गलत बात है? सही बात है, इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, अपने आप को बॉस समझेंगे और काम करेंगे नहीं। तो बॉस का एम्प्लॉयज के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन वो इन्फ्लुएंस अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि बॉस ने अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके एम्प्लॉय से गलत सलत काम नहीं करवाना चाहिए। गलत सलत मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम करवाना, उनको डराना धमकाना कि मैं तुमको अपनी जॉब से हटा दूंगा वगैरह वगैरह, है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कई बार। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं बॉस बोल रहा है, मान लेते एक बॉस है और एक एम्प्लॉय है, बॉस ने एम्प्लॉय को बोला कि मुझको तुम्हारा घर चाहिए, अगर तुम मुझको अपना घर नहीं बेचोगे तो मैं तुमको नौकरी से हटा दूंगा। तो बताएंगे क्या बॉस का ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया? यस। तो बॉस का जो इन्फ्लुएंस है उसका गलत इस्तेमाल किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और सामने वाले बंदे का कंसेंट ऑब्टेन किया, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए बोलो, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो भी वॉइडेबल होता है। जो एम्प्लॉय है जिसका कंसेंट ऑब्टेन किया है वो बॉस के ऊपर केस फाइल कर सकता है और उसको प्रॉपर्टी ना बेचने का डिसीजन ले सकता है। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय चाहे तो प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कुछ कंडीशन देखते हैं। पहला, जो पार्टी डोमिनेट कर रहा है द विल ऑफ द अदर। ओके, मतलब देखो पहले यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। मतलब जो पार्टीज है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उनके बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। मतलब एक पार्टी है जो अदर पार्टी के विल को, उसकी इच्छा को डोमिनेट करने का पावर रखता है, यानी कि एम्प्लॉयर हैज द पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ द एम्प्लॉयर हैज द पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ द another and he uses the position power to obtain the unfair advantage। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, unfair advantage। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपने याद रखना है वर्ड unfair advantage। तो एक बंदा जिसके पास पावर है, he is using his position to obtain the unfair advantage। अब कंडीशन देखो, पहला, जो बंदा जिसके पास पोजीशन है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, ये कब माना जाएगा, जब उस बंदे के पास रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी है। मतलब एम्प्लॉयर है तो उसके पास सही में उसकी अथॉरिटी है। द पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशियल रिलेशन, फिड्यूशियल यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये एक लीगल रिलेशन है। उसके बाद द पार्टी मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट whose mental capacity is temporarily permanently affected by the reason of age, illness, mental bodily distress, example an old illiterate person। मतलब देखो मैंने एक जो एग्जांपल लिया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते कोई बंदा बहुत ही बीमार है। अब बीमार है तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो बीमारी से जूझे या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में देखे, तो हमने क्या किया, उसकी बीमारी का फायदा उठा के उससे एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लिया जिससे उसकी जायदाद हमारे पास आ गई है। तो बताएंगे क्या हमने उसकी जो हालत है उसका गलत इस्तेमाल उठाया, उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका गलत फायदा उठाया? जी हाँ। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से एंटर करवाया है, ऐसे मान लेंगे। और जो बंदा जिसका ये कंसेंट ऑब्टेन किया है ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो बंदा
उस बंदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर भी सकता है, या फिर वो केस भी फाइल कर सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। लेकिन अदर पार्टी अगर वो चाहता है कि उसके ऊपर केस फाइल करे, किसके ऊपर, जिसका कंसेंट ऑब्टेन किया है, वो बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, उसके लिए वो केस फाइल नहीं कर सकता। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एक घर पे उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब अपने हो गए कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट हो गए, एक तो कोर्शन और एंटी इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं फ्रॉड। अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब यह होता है कि हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करवाने का इंटेंशन अपना गलत है। क्या इंटेंशन है? टू डिसीव द अनदर पार्टी। डिसीव का मतलब होता है लॉस, डिसीव का मतलब होता है लॉस। अगर हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया है, लेकिन हमारा इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ये है कि सामने वाली पार्टी को नुकसान करवाए, और ये हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ओके, तो उस चीज को बोलते हैं फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मीनिंग देखो, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कमिटेड बाय अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉन्निवेंस और बाय एजेंट। मतलब उसने खुद ने किसी के साथ मिलके या फिर एजेंट के थ्रू कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया विद द इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पार्टी। अब क्या क्या किया हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स को उसको बताया जो कि उसको पता है कि सही नहीं है। जैसे कि मान ले मैंने अपनी गाड़ी आपको बेची, लेकिन मुझको पता है कि मेरी गाड़ी क्या है, खराब है, लेकिन मैंने बोला गाड़ी एक नंबर है, मैंने खुद ने बोला गाड़ी एक नंबर है, ले ले। मुझको पता है गाड़ी खराब है, और लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं गाड़ी एक नंबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझको पता है कि गाड़ी खराब है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, तो मैं फ्रॉड कर रहा हूं आपके साथ। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आपको डिसीव किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने बातें छुपाई, ओके, मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में से जो मटेरियल थिंग है उसको छुपाया। तीसरा, प्रॉमिस ऐसा किया विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग, मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाऊं लेकिन मेरा इंटेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आई विल सेल यू सम गुड्स, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको गुड्स नहीं बेचूंगा। चौथा, एनी अदर एक्ट टू डिसीव, यानी कि किसको नुकसान करवाने के लिए मैंने कोई और एक्टिविटी किया, या फिर प्रमोशन को, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज का जो कि फ्रॉडुलेंट है। क्लियर है? तो मैंने ये 4-5 बातें कर ली तो ये माना जाएगा कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है। सही बात है, मतलब मुझको पता है कि गलत है, लेकिन मैं आपको सही करके बता रहा हूं। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट, यानी कि मैंने कुछ बातें छुपाई, जानबूझ के छुपाई। तीसरा, मेरा इंटेंशन ही परफॉर्म करने का, लेकिन मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया। चौथा, मैंने कुछ ऐसे एक्टिविटी की जिससे आपको लॉस हो। और पांचवा, मैंने कुछ ऐसे प्रमोशंस किए, कुछ एक्टिविटीज के जो कि फ्रॉडुलेंट है, मतलब फ्रॉड चीजों का मैंने प्रमोशन कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। तो ऐसे अगर बातें मैं करता हूं और इस प्रकार से मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता हूं, तो ये बातें क्या हो जाएगी, बोलो फ्रॉड मानी जाएगी। और फ्रॉड की बातें, फ्रॉड से लिया हुआ कंसेंट भी क्या होता है, बोलो वॉइडेबल होता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि बंदा जो है सामने वाला, जिसका कंसेंट ऑब्टेन किया है, उसके लिए वॉइडेबल है। और वॉइडेबल में अगर ये हो जाता है तो वो उस पार्टी के पास 2 ऑप्शन है, एक तो परफॉर्म करे, या फिर वो परफॉर्म ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने का भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद यस, अब फ्रॉड में एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था। फ्रॉड में एक बात ऐसी है कि अगर मान लेते हैं मेरा इंटेंशन फ्रॉड है, जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ओके, लेकिन ए क्या है, ए ने फ्रॉडुलेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। ए ने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया मतलब कि उसने कुछ बातें बताई जो सही नहीं है, उसने कुछ बातों को छुपाया। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको नुकसान हो, ओके, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से बी को कुछ एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं, एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं, बी को एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं है। तो अगर बी को एक्चुअल लॉस हुआ नहीं है तो ऐसा माना नहीं जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड में एक बात आप जरूर याद रखेंगे कि ये आप पे एक्चुअल लॉस होना चाहिए, किसको, बी को एक्चुअल लॉस होना चाहिए, तभी जाके वो ए के ऊपर केस फाइल करेगा। आई गेटिंग माय पॉइंट। अगर किसी पार्टी को जिसका कंसेंट ऑब्टेन किया फ्रॉडुलेंट मैनर में, अगर उसको नुकसान नहीं होगा तो भैया ये फ्रॉड माना नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, तो मियर साइलेंस फ्रॉड माना नहीं जाएगा। अगर मान लो तो मैं चुप्पी साध लेता हूं, किसी चीज के ऊपर चुप्पी साधा है मैंने, तो वो फ्रॉड माना नहीं जाएगा। पढ़ते हैं, ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ ऑफ द पार्टी। कैविट एम्प्टर, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, हमने उसका रिवीजन भी करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स हमने एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टी, ओके, जो कुछ गुड्स सेल कर रही है, ही इज नॉट हैविंग एनी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स। कैविट एम्प्टर ये बोलता है कि लेट द बायर बी अवेयर, क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो पार्टी खरीदी कर रहा है, ही शुड इंक्वायर द मैटर्स। और अगर मान लेते उसने हमको पूछा और हमने चुप्पी साधी, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा, सो मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं,
मेरी बाइक बेचने के टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला बाइक के बारे में, मैंने बोला ये बाइक है, खरीदना चाहते हो तो खरीद, नहीं तो रहने दे, आई वांट टू सेल दिस बाइक। अब सामने से सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है कि सामने से पार्टी ने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जो बाइक है वो सही है गलत है, कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। ये अगर उसने मुझको पूछा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है और मैंने चुप्पी सा दी तो ये फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं बताया, तो ये फ्रॉड माना नहीं जाएगा। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन में साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा? ओके, इन विच आर द सिचुएशन द साइलेंस विल बी टर्म्ड। जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन कौन सी सिचुएशन में साइलेंस फ्रॉड है? पहला, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक वेयर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग साइलेंस टू स्पीक। अगर मान लेते हैं कि सामने वाला बंदा ओके जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ठीक है, अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अभी कुछ बोलूं लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो फ्रॉड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मैं और आप ट्रस्टीशिप के रिलेशन में, आपने मेरे पर विश्वास रख के आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, तो उस केस में इट इज माय ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। अगर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, चुप्पी साध रहा हूं, अपने से भी आपने कुछ नहीं पूछा है, अपने से चुप्पी साध रहा हूं, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर मान लेते कोई ब्रोकर है, ओके ब्रोकर, शेयर ब्रोकर आपको पता है ना, शेयर ब्रोकर, अगर शेयर ब्रोकर है और मैं उसका क्लाइंट हूं, मैं कौन हूं? उसका क्लाइंट हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? शेयर ब्रोकर के कहने पे शेयर्स में पैसा लगा रहा हूं। शेयर ब्रोकर बोल रहा है ये शेयर खरीदो, खरीद लिया, वो शेयर बेचो, बेच दिया, बिकॉज ही इज हैविंग द नॉलेज, और उसके नॉलेज पे विश्वास रख के मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। ठीक है, लेकिन शेयर ब्रोकर ने क्या किया? शेयर ब्रोकर ने क्या किया? अपने खुद के शेयर्स, ओके, हिज ओन शेयर्स सोल्ड टू मी, उसने अपने खुद के शेयर्स बेचे, लेकिन उसने ये नहीं बताया मुझको कि ये शेयर जो वो उसके खुद के है। वो अपने लॉस को बचाने के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए मुझको वो शेयर बेच रहा है। उसको पता है कि इस शेयर की कीमत कम होने वाली है और मेरे से ज्यादा बड़ा उसका मुर्गा नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया? उसको पता है कि ये बंदा, सामने वाला बंदा, मैं उसके ऊपर विश्वास रख के कुछ भी चीजें खरीदता हूं, कुछ भी शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता हूं, और उसने खुद के शेयर जो लॉस में जा रहे हैं वो मुझको बेचे, और मुझको पता ही नहीं है। अगर उसने मुझको बोला रहता कि ये शेयर्स मेरे हैं और मैं आपको बेच रहा हूं तो सही रहता। अब सामने से इस शेयर ब्रोकर की जिम्मेवारी है कि मुझको ये सारी बातें बताएं कि शेयर्स के बारे में, कौन है, कौन ओनर है, वगैरह वगैरह। बिकॉज वाई? बिकॉज वी स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट के रिलेशन में हम लोग एंटर कर दे, ट्रस्टीशिप है अपने में। तो अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी बातें बताए, और नहीं बताएगा तो यहाँ पे उसका साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वो शेयर मार्केट वाला एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अरे एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। जब भी बंदे, जो भी मियां बीवी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, जो कि मैरिज कर रहे हैं, उन्होंने सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते कोई बंदा मैरिज कर रहा है, ठीक है ना, और पता चला कि सामने वाला बंदा कुछ मेडिकल उसको इलनेस है या फिर उसको कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो उसने बताना चाहिए पहले ही। ठीक है ना, अगर नहीं बताएगा इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं पूछा तो उसने हमको नहीं बताना। ठीक है ना, ऐसे बहुत बार होता है। यू माइट हैव हर्ड दिस एग्जांपल कि किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, कोई दो बंदे क्या कर रहे हैं, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ईदर पार्टी हैज फ्रॉडुलेंटली डिसीव्ड अनदर पर्सन, उसने सारे फैक्ट्स बताए नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे ये क्या फ्रॉड हुआ? जी हाँ, मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझको बताएंगे। नेक्स्ट, ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इस केस में भी सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जब भी फैमिली सेटलमेंट की बातें हो रही है, जैसे डिविजन की वगैरह बातें होती है, सारी बातें कि ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसको डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो। कुछ प्रॉपर्टी हमने क्या, हमने दबा के रखी है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, और आप बोलेंगे नहीं आपने तो पूछा ही नहीं, और कुछ प्रॉपर्टी क्या नहीं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू होते हैं फॉर इश्यूइंग द सिक्योरिटीज वगैरह, तो प्रोस्पेक्टस में सामने वाले बंदे ने आपको कुछ नहीं पूछा है, लेकिन आपने सारी बातें बता दी है, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने उस प्रोस्पेक्टस में डाल देनी है, ताकि सामने वाला बंदा ये डिसीजन ले पाए कि हमने कंपनी के सिक्योरिटीज को खरीदी करना है या नहीं करना है। सामने वाले बंदे ने पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना। वेयर द साइलेंस विल बी अमाउंट टू फ्रॉड, पहले जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन साइलेंस फ्रॉड होता है कब कब? जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। फॉर एग्जांपल देखो, ए सेज टू बी, इफ यू डोंट डिनाई इट, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। तो यहाँ पे ए ने बी को बोला है कि अगर तू चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो ये मान लूंगा कि जो हॉर्स तुम उसको बेच रहा है वो साउंड माइंड है। अगर कुछ नहीं बोला तो ये माना जाएगा कि हॉर्स साउंड है, लेकिन एक्चुअली अगर हॉर्स अनसाउंड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब पहले हमने देखा कोअर्शन, दूसरा देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा देखा हमने फ्रॉड, अब देख रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। ना फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? देखो यहाँ पे
मैं आता हूं अगर डिफरेंशिएशन पॉइंट में, यस, तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यहां से बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहले पढ़ते हैं मिसरिप्रेजेंट के पूरे पॉइंट को और फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में देखो, मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया है जो कि गलत निकला, फ्रॉड में वही किया मैंने कुछ बातें बताई लेकिन जो गलत है, लेकिन फ्रॉड में मुझको पता है कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये गलत है। फ्रॉड में मैं जो बता रहा हूं ये मुझको पता है कि ये गलत है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो मैं बातें बता रहा हूं मुझको पता ही नहीं है कि ये सही है गलत है। मुझको लगता है कि सही है इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, लेकिन सही में ये गलत है। जैसे कि मेरी कार मैं आपको बेच रहा हूं, मुझको लगता है कि मेरी कार सही है, मैं चला रहा हूं ना दिन भर, मैं हमेशा चलाता हूं कार को, मुझको पता है कि कार सही है, लेकिन सही में देखा जाए तो कार में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन मुझको पता ही नहीं है। अगर मुझको पता रहता कि कार में गड़बड़ी है और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं नहीं कार तो सही चल रही है, नो प्रॉब्लम ले लो, मुझको पता है कि ये गलत है, लेकिन तो यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो मैं बातें बता रहा हूं मुझको लगता है कि ये बातें सही है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको नुकसान करवाए। नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स दैट इट इज ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। मतलब मैं बिलीव कर रहा हूं कि ये ट्रू है लेकिन एक्चुअली में ट्रू नहीं है। उसके बाद रेसिशन, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और sue फॉर द रेस्टिट्यूशन बट कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो पार्टी इंजर्ड यानी कि जिसको मैंने ये रिप्रेजेंटेशन किया लेकिन जो सही नहीं निकला, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कैंसिल कर सकती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्टिट्यूट यानी कि वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का केस फाइल कर सकती है, लेकिन मेरे से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। भाई बिकॉज मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि आपको नुकसान करवाना, तो इंटेंशन नहीं है तो मैं आपको नुकसान नहीं करवा सकता। हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। एंड द पार्टीज कैन ऑलवेज प्लीड द इंजर्ड पार्टी दैट हैज मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। मतलब पार्टी कैन ऑलवेज से दैट कि जो मैं आपको बता रहा हूं आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार तुमने फिर देखना चाहिए था कि सही है या नहीं है, बिकॉज मेरा इंटेंशन नहीं था कि ये आपको नुकसान करवाए। तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग यू माइट हैव चेक्ड ऑल द पॉइंट्स, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द बाइक कार यू माइट हैव चेक दिस पॉइंट। तो ये मैं हमेशा बोल सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर सामने वाली पार्टी कैंसिल करना चाहती है तो वो कैंसिल कर सकती है। वही अगर मैं फ्रॉड में आता हूं तो मेरा इंटेंशन है डिसीव करना। उसके बाद मुझको पता है कि गलत है लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। तीसरा, द इंजर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और साथ साथ डैमेज भी क्लेम कर सकती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया और डैमेज भी ले लिया। मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया बात खत्म, डैमेज पे वगैरह पे नहीं करूंगा बिकॉज मेरा इंटेंशन ही नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है कि जो पार्टी है जिसका कंसेंट लिया हुआ है अगर फ्रॉड में लिया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जरूर करेगा और साथ साथ वो डैमेज भी क्लेम करेगा कि मुझको इतना नुकसान हुआ है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपके पास भले ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है लेकिन आप डैमेज क्लेम नहीं करेंगे। एंड मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ, द पार्टी कैन नॉट प्लीड दैट कि आपने चेक करना चाहिए था। अरे चेक कैसे करना चाहिए था, तुमने तो फ्रॉड किया, तुमको पता था ये गलत है और तुमने बोला सही है करके, इसलिए मैंने विश्वास रखा। ठीक है ना, ये ऐसी बातें हो सकती है। हाँ सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, फ्रॉड में कुछ एक्सेप्शन के सीन भी जरूर होते हैं। क्लियर है, तो यहां पे खत्म अपना फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, दोनों पॉइंट को याद रखना। ठीक है, यस नीचे आपको एक उसके पहले पन्ने पे कोercion और अंडर इन्फ्लुएंस का भी डिफरेंस दिया है। मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में ये भी आ सकता है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाई ऑलरेडी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकंड, यस तो हमने खत्म किया अभी, क्या बोलो पहले खत्म किया हमने कोercion, फिर अंडी इन्फ्लुएंस, फिर हमने खत्म किया फ्रॉड, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम लोग मिस्टेक के ऊपर। ठीक है ना, तो मिस्टेक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता हूं तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और दूसरा है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं। वन कैन नॉट बी एक्सक्यूज द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। तो एक दो बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो इस कंट्री के लॉ पता ही नहीं, मतलब ये इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको ये कॉन्ट्रैक्ट के हमको इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था। ऐसे नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानेंगे। वन कैन नॉट एक्सक्यूज द इग्नोरेंस और वन कैन नॉट एक्सक्यूज दैट आई डोंट नो द लॉ ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर वही बात करते हैं मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ तो ये बातें ट्रीट होती है मिस्टेक एज टू फैक्ट की तरह, और मिस्टेक एज टू फैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, वॉइड एब इनिशियो। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड एब इनिशियो। अगर वही बात करता हूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक यूनिलैटरल और दूसरा एक बायलैटरल, दूसरा यूनिलैटरल। अगर यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू वन पार्टी, एक बंदे को लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है ये ऐसा लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और बोला कि आई विल सेल यू द कार फॉर रुपीज, उसको क्या बोलेंगे, फॉर रुपीज 70,000, कितना 70,000।
तो बी को लगा कि उसने बोला है 17,000, क्या बोला उसने 7, उसने फोन कॉल पे बोला कि आई विल सेल यू द कार फॉर ₹70,000, उसने सोचा कि 17,000, तो यहाँ पे बताएंगे बी इज एट मिस्टेक ऑफ द फैक्ट दैट द कंसिडरेशन इज ऑफ ₹17,000 बट एक्चुअल कंसिडरेशन इज 70,000। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं। ए कैन स्टिल फाइल केस फॉर रिकवरी ऑफ 70,000 एंड नॉट ओनली 17,000। बी कैन नॉट से दैट आई विल पे यू ओनली 17,000। तो ए अगर मान लेते हैं दोनों को लग रहा है कि ए को लग रहा है कि जो कार में बेच रहा हूं, ठीक है ना, उसके पास मान लेते 2 कार है, ए के पास 2 कार है, कार नंबर 1 और कार नंबर 2, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और ए ने बोला कि आई विल सेल यू द कार। अब बी को लग रहा है कि ए जो है वो कार मुझको बेचेगा 17,000 में, ओके। एक्चुअली कंसिडरेशन इज 70,000, ठीक है ना, और कार एक को बेचने का, ठीक है। तो ए ने बोला कि आई विल सेल यू माय कार, ए को लग रहा है कि मैं कार नंबर 1 बेचूंगा फॉर ₹70,000, बी को लग रहा है कि कार नंबर 2 बेचेगा फॉर ₹17,000। तो जब ए कार नंबर 1 लेके गया, उसने बोला, बी बोला नहीं मुझको कार नंबर 2 चाहिए था और वो भी 17,000 में। ए बोलेगा पागल है कि मैं तुमको कार नंबर 1 बेचना चाहता था, वो भी 70,000 में। तो दोनों भी मिस्टेक में है, तो अगर दोनों मिस्टेक में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया मिस्टेक, मिस्टेक एज टू लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन, मिस्टेक एज टू फैक्ट। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद ओके, नेक्स्ट वन है लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखो फ्री कंसेंट का पार्ट खत्म हो गया। फ्री कंसेंट में हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, ओके, वापस आते हैं हम यहाँ पे। यस, तो फ्री कंसेंट में हम ये पार्ट कवर कर लिया, कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। और इस यूनिट के 2 मेन पॉइंट को हमने खत्म कर लिया, दैट इज व्हाट, ये वाले, सॉरी, पहला कॉम्पिटिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट, ठीक है। अब तीसरे पार्ट को कवर करने जाएंगे जो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ सॉरी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आते हैं लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट में, कहां पर गया लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ देख लिया हमने, वेरी गुड। Yes, so legality of object and consideration, as you all know section number 10 deals with that your object of contract should be legal and your consideration should be legal. unlawful object और unlawful consideration नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। The consideration at or object of agreement is lawful unless, मतलब कौन से केस में, यानी कि ये जो केसेस लिखे गए हैं यहाँ पे जो कंसिडरेशन होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो इलीगल माना जाएगा। पहला, अगर मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फोरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ ने एक्सप्रेस बोला कि आप ये नहीं कर सकते, चोरी, डकैती, चरस, गांजा, अफीम ये नहीं कर सकते, अगर ये है तो वो अनलॉफुल है। दूसरा, इज ऑफ अ नेचर सच दैट इट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर मान लेते हैं आपका एग्रीमेंट कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है विच विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब किसी लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में इतने सारे एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और अगर आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो किसी एक्ट को, किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है तो ये कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट या फिर कंसिडरेशन अगर किसी को, किसी पार्टी को इंजरी या फिर किसी पार्टी के प्रॉपर्टी को इंजरी करवा रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोलो, वो भी सॉरी वो भी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या बोलो, अनलॉफुल है। और अगर मान लो कोर्ट ट्रीट करता है आपके ऑब्जेक्ट को इमोरल और फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, कब हम लोग ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल मानेंगे। पहला, अगर मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन किसी एक्ट के, किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है विच इन्वॉल्व द इंजरी टू द प्रॉपर्टी, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ऐसे हम लोग मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है द एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसको थोड़ा डिस्कस करना लाजमी बनता है, ठीक है ना, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कब ये मानेंगे कि एग्रीमेंट जो आपने एंटर किए हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। पहला, ट्रेडिंग विद द एनिमी, अगर आपने मान ले जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना, ठीक है ना, अगर मान लेते इंडिया चाइना में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो चाइना इज अ एनिमी कंट्री फॉर अस, चाइना इज फॉर एनिमी कंट्री फॉर अस, और चाइना अगर एनिमी कंट्री है तो चाइना के लोग हमारे क्या हो गए, एलन एनिमी हो गए, क्या बोलो, एलन एनिमी,
एलियन यानी कि अलाइन एनिमी या फिर एलियन एनिमी जो भी बोलो उसको। तो चाइना के लोग हमारे लिए क्या होंगे, एलियन एनिमी बन गए। और इंडिया के लोगों ने अगर चाइना के लोगों के साथ, चाइनीज पीपल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ओके, सो एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पहला अगर हम लोग एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। उसके बाद स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? अगर मान लेते हैं, तो स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई काम, कोई जो केस है, अगर वो नॉर्मल कोर्स में चल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनको हमको कोर्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परवर्जन और अब्यूज ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग न्याय प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके किसी के ऊपर अगर केस ठोक रहे हैं, अगर हम लोग किसी प्रोसिक्यूशन को स्टिफल करें, स्टिफल ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब कि फाइलिंग द केस। अब ऐसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को, नॉर्मल कोर्स जो चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग्स नॉर्मली चल रही है, उसके लिए केस फाइल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल हो गया। मतलब कोई भी चीज होगी, चलो हम लोग केस ठोक लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो हम लोग किसी प्रकार से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते तो फाइल द केस। ओके, यस, तो यू गेट शिफ्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंटेनेंस चैम्पर्टी। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट, इसको पढ़ रहा हूं मैं। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट व्हिच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन व्हिच ही हैज नो इंटरेस्ट। मतलब कि मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं, ठीक है ना, एक ऐसे पर्सन के साथ, टू फाइल अ केस और टू मेंटेन द सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी जिसमें मेरा किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। और चैम्पर्टी का मतलब ये होता है कि मैं किसी को असिस्ट कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, टू फाइल द लिटिगेशन, टू फाइल द केस इन एक्सचेंज ऑफ हैंडिंग ओवर द पोर्शन। मतलब कि एक ऐसा सीन है, देखो ए और बी, और यहां पे है सी। अब सी क्या कर रहा है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है दैट तू क्या कर, बी के ऊपर केस फाइल कर, जिसमें सी का किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके मैं तुझको क्या कर रहा हूं, मैं तुझको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू बस बी के ऊपर केस फाइल कर। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ये वैलिड नहीं है। दूसरा एग्जांपल, ए और बी, ठीक है ना, और यहाँ पे है सी बोल रहा है ए को कि तू बी के ऊपर केस फाइल कर, ठीक है ना, ओके, और मैं तुझको दूंगा 10 लाख रुपए, या फिर केस के जितने भी एक्सपेंसेस है वो मैं बियर करूंगा, तू केस फाइल कर बस इसके ऊपर, और जो भी तुझको बेनिफिट मिलेगा इससे, मान लेते तुझको 2 करोड़ मिलने वाले हैं, तो हम एक काम करेंगे, 1 करोड़ तुझको, 1 करोड़ मुझको। ओके, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो मेंटेनेंस या चैम्पर्टी वाले केस भी क्या होते हैं बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। उसके बाद ट्रैफिक रिलेटिव टू पब्लिक ऑफिस, मतलब क्या है कि मान लेते हैं, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, पब्लिक ऑफिस जैसे कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, जेडपी हो गया, जिला परिषद वगैरह होते हैं ना, तो ये हो गया, फिर कोर्ट वगैरह हो गए, तो ये पब्लिक ऑफिस है, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पब्लिक ऑफिस में अगर हमने मान लेते हैं कोई पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे कि मान लो मुझको इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर बनना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सीनियर्स को क्या घूस दे दी, मनी कंसिडरेशन दिया, ठीक है, मैंने उनको पैसा दिया और बोला कि चलो मैं इस पोस्ट को हासिल करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने आपको इसके लिए मैंने क्या दिया, घूस दिया। तो बताएंगे बच्चों क्या इस ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहते हैं? नहीं। तो मैंने किसी को पैसा दिया फॉर गेटिंग द पोस्ट इन द पब्लिक ऑफिस, तो ये भी वैलिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं, तू यहां से निकल जा, मैं तुझको इतने पैसे देता हूं, व्हाई, बिकॉज़ आई वांट टू क्रिएट द मोनोपोली ओवर हियर, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट वन, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकर, आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस मैरिज ब्यूरो को वगैरह ओपन करते हैं, तो ये मैरिज ब्यूरो एग्रीमेंट होते हैं ना। तो मैरिज ब्यूरो खोलना सही बात है, लेकिन मैरिज ब्यूरो में आपने ये बोला कि मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुमने मुझको इतने पैसे देने। नहीं, हाँ, आप सजेशन कर सकते हो यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं उसको कि जहाँ पे शादी ब्याह का वगैरह ये होता है ना, मैरिज ब्यूरो में दिखाते कि ये लड़का है, ये लड़की है, हाँ, अब ये दिखा सकते हो कि हमारे पास ये लड़कों का प्रोफाइल है, हमारे पास ये लड़कियों का प्रोफाइल है, और अगर आपको चाहे तो आप क्या कर सकते हो, शादी बना सकते हो, जिसके लिए आपको फीस, रेफरल फीस वगैरह बोलते हैं, वो ले सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते मैं आपसे उसकी शादी करवाऊंगा, उसके लिए बदले आपने उसको कमीशन देना है, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर आपने कोर्ट के कामकाज में इंटरफेरेंस किया, ओके, आपने जो क्या बोलते हैं उसको, ये होता है ना जो गवाह वगैरह होते हैं, तो गवाहों को खरीदा आपने, गवाहों को खरीदा और बोला कि तू झूठ गवाही देगा, आपने डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस को आपने अदला बदल फेर फार किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, एग्जांपल देखो, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनदर और परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड।
दूसरा एग्जांपल, A who is a manager of the firm agrees to pass the contract to X if X pays ₹2 lakh privately। मतलब क्या घूस लेके क्या कर रहा है वो, उसी अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को। ये क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन। ये उसको ऑब्लिगेशन है कि सही तरीके से वो छानबीन करे और उसको एग्रीमेंट, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करे। लेकिन वो क्या बोल रहा है, पैसा दे तो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करूंगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। उसके बाद कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर मान लेते आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया फॉर ₹1 करोड़, और ये बोल रहा है कि 1 करोड़ के बदले तूने मुझको क्या देना है, 50 लाख रुपयों का क्या करना है, तूने मुझको राइस बेचना है, और 50 लाख रुपए का तू मुझको क्या बेचेगा, ड्रग्स बेचेगा। तो बताइए ये अनलॉफुल पार्ट है ना, तो जहां पे अनलॉफुल पार्ट है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। जो वैलिड है वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेपरेबल नहीं हो सकते तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो इनवैलिड हो जाएगा, फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। क्लियर है, पक्का? यस। तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया, हमने खत्म कर लिया 3 पार्ट। पहला हमने खत्म कर लिया दैट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दूसरा हमने खत्म कर लिया फ्री कंसेंट, ओके, और तीसरा हमने खत्म कर लिया यहाँ पे अभी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। क्लियर है? अब चौथे पार्ट को कवर करेंगे 1, 2 और 3, जो है क्या बोलो वॉइड एग्रीमेंट। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट है बच्चों जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, ठीक है। यस, यहाँ पे जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया है इसलिए मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम कर लेती है मैं आपको दिखना चालू हो जाऊंगा, तब तक बस स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो और मेरी आवाज पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, सो ऐसे कौन सा एग्रीमेंट है जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, तो मतलब आप ये एग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते। पहला, मेड बाय द पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट, सही बात है, अनसाउंड माइंड है, मेजर नहीं है, वो माइनर बंदा है। पर्सन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते, अगर करा तो वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक वॉइड है, अभी डिस्कस किया हमने। जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है वो भी क्या हो बोलो, वो भी वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन मेड विदाउट कंसिडरेशन, ओके, ये भी क्या है बोलो अनलॉफुल, हमने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये भी वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो एडिशनल है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहला, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट ऑफ व्हिच द मीनिंग इज अनसर्टेन, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। पहला, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ मैरिज, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते उसको बोल के कि आप इस बंदे के साथ शादी मत करो। भाई अपने अपनी चॉइस है कि आप नहीं बोल सकते कि इसके साथ शादी मत करो, उसके साथ शादी मत करो। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ मैरिज, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेड, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि व्यापार करने से किसी को रोक नहीं सकते। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके अपना किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, हाँ वो व्यापार क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, किसी को रोक रहे हो फ्रॉम डूइंग द ट्रेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेड, लोकैलिटी लिमिट्स वगैरह वो उसको पढ़ेंगे कहां पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रिवीजन के लिए वेट करो, वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेड भी वैलिड माने जाते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जहां पे शेयर ऑफ गुडविल होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए जो भी एग्रीमेंट आप बना रहे हो विच इज इन रजिस्टर ऑफ ट्रेड, ये क्या हो जाएंगे बोलो, वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट रजिस्टर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी भी बंदे को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोक नहीं सकते। अगर किसी बंदे ने, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है, ठीक है ना, सी बंदा क्या कर रहा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है कि मैं तुझको 1 करोड़ रुपए दूंगा, बी के ऊपर केस फाइल मत कर। पहले केस फाइल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पैसे दे रहा था, अब बोल रहे कि केस फाइल मत कर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वॉइड है, ये वैलिड नहीं है। उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट, मार्केट इज इंपॉर्टेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। तो वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा क्या होती है बोलो, वॉइड होते हैं। अब वेजरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, ए एग्रीज टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स, अगर रेन हो गया तो मैं तुझको 50 रुपए दूंगा। एंड बी प्रोमिसेस टू पे अ लाइक अमाउंट टू ए इफ इट डज नॉट रेन, अगर बी बोलेगा अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुझको क्या दूंगा, 50 दूंगा। द एग्रीमेंट विल बी बाय वे ऑफ वेजर, तो ये एग्रीमेंट क्या है, वेजर है। बिकॉज अगर हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं which is depending upon some uncertain event, तो ये क्या होगा बोलो, वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा। प्रॉमिस टू पे सम ऑफ मनी डिपेंडिंग अपॉन सम अनसर्टेन इवेंट, तो ये वेजर है और ये वॉइड हो जाएगा। एसेंशियल देखो, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, मतलब जो हम लोग वेजरिंग कर रहे हैं वो मनी और मनीज वर्थ के लिए है। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल और
or an event opening or happening, opening नहीं happening और non happening, there must be uncertain of event. अगर मान ले event certain है मतलब होने ही वाला है तो ये wagering नहीं है. There must be two parties, each party must be stand in lose or win. There must be common intention of a timing of making such agreement and parties must be having no interest इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक. तो जो मनी कंसिडरेशन है उसके अलावा उनका इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है. इंपॉर्टेंट वाली बात अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद कर सकते हो, दैट इज प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, इट इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. ठीक है, तो ये तीन बातें आप याद कर सकते हैं. अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है जो सिमिलर लगते हैं वेजरिंग से या फिर गैम्बलिंग के? पहला है लॉटरी ट्रांजैक्शन. तो लॉटरी ट्रांजैक्शन पता है आपको, आप पैसे देते हो और अगर मान ले स्क्रैच करके वो नंबर आ गया तो आप पैसे जीत जाओगे, नहीं आया तो पैसे नहीं जीत जाओगे. आपने जो पैसा दिया लॉटरी खरीदने के लिए वो आपका पैसा चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी लॉटरी वगैरह होती है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के हिसाब से सैंक्शन है और जो गवर्नमेंट के हिसाब से सैंक्शन है वो ट्रांजैक्शंस क्या बोलो, भले ही वेजरिंग ट्रांजैक्शन है लेकिन वो वैलिड माने जाएंगे. इसको छोड़ के विदाउट गवर्नमेंट के सैंक्शन से जो भी वेजरिंग होता है, जो भी लॉटरी ट्रांजैक्शन होते हैं वो वैलिड नहीं है. दूसरा है क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन, जहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल न्यूज़पेपर में वगैरह आपने देखा है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, वो क्रॉसवर्ड पजल वगैरह होते हैं, वो सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हो, आपको पैसे मिलते हैं. तो बताएंगे क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये वैलिड है, बिकॉज ये प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी लिमिट है. वेजरिंग है लेकिन ये वैलिड है, लेकिन उसके ऊपर भी लिमिट है. ये प्योरली क्या होना चाहिए, बस आपके एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, जैसे आप शेयर मार्केट में वगैरह करते हो, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है. ठीक है ना, मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस के डिफरेंस में आप क्या करते हो, खेलते हो. तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, एन एग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेयर द पार्टीज इंटेंडेड टू सेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स और शेयर्स ऑन स्पेसिफाइड डे इज अ गैम्बलिंग एंड हेंस वॉइड. ओके, तो ये वॉइड बोले गए हैं, लेकिन स्पेसिफाइड अगर आपने गवर्नमेंट के हिसाब से उन ट्रांजैक्शन को एंटर किया है तो वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज वो इनवैलिड है. उसके बाद हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, अगर मान लेते हैं हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है जहां पे प्राइस पेएबल टू द विनर इज लेस देन 500, तो ये वेजर है. अगर 500 से कम है तो ये वेजर है, 500 से ऊपर है तो ये वैलिड माना जाएगा. उसके बाद चिट फंड, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि वेजरिंग है लेकिन वॉइड नहीं है. पहला है चिट फंड. चिट फंड समझ रहे हो, लक्ष्मी चिट फंड, जहां पे सब लोग इकट्ठा आते हैं, पैसे जमा करते हैं, जिसका चिट्ठी निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे, तो ये वेजरिंग के जैसा है लेकिन ये वैलिड है. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी बोला, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन भले ही वो क्या है, गैम्बलिंग है, वेजर है लेकिन वैलिड है. गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, जैसे होता है ना कि कोई जीता तो उसको पैसे मिलेंगे, जो नहीं जीता उसको पैसे नहीं मिलेंगे. तो गेम ऑफ स्किल होगा या फिर एथलेटिक कंपटीशन होगा, जैसे क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन या पेंटिंग का कंपटीशन वगैरह होता है. तो यहाँ पे अगर मान ले प्राइस पेएबल अगर 1000 से ऊपर नहीं है तो वैलिड है, अगर 1000 से ऊपर है तो वैलिड नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, अगर आपको नुकसान हुआ तो पैसे मिलेंगे, कुछ नुकसान नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट भले आपको वेजर लग रहा है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, एक बार देखते हैं. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये इंडेमनीफाई करता है लॉस. व्हाट इज इंडेमनीफाई? इंश्योरेंस वाले आपको क्या करते हैं, आप हमको प्रीमियम दो, अगर आपको नुकसान हुआ तो नुकसान हम भरपाई करके देंगे, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेजरिंग नहीं होते. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है बोलो, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे आप क्या लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, जीतते हैं आप जीत भी सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है. कंसिडरेशन, यहाँ पे म्यूचुअल कंसिडरेशन है, प्रीमियम डिसाइड होता है कि कितना प्रीमियम देंगे तो हम आपको कितना कवरेज देंगे. यहाँ पे किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं है पार्टीज का, बस वो पैसे लगा रहे हैं और गैम्बल कर रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे. इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर्ड पार्टी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट. यहाँ पे किसी प्रकार का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोले, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बस गैम्बलिंग होता है. एनफोर्सेबिलिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलो, वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है. प्रीमियम, प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन साइंटिफिक बेसिस, लेकिन जहां पे वेजरिंग आता है वहां पे जो मनी होता है वो ऐसे ही म्यूचुअली डिसाइड होता है, जिसका कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होता है. पब्लिक वेलफेयर, यस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर बेनिफिशियल टू सोसाइटी, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं होते हैं. ओके, तो यहां पे खत्म कर लिया हमने यूनिट नंबर 3 के रिवीजन को बच्चों. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया है इसलिए मैं आपको नहीं दिख रहा हूं. तो यूनिट नंबर 4 का रिवीजन मैंने आपको बताया था, यूनिट नंबर 4 का रिवीजन भी इसी लेक्चर पे मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से यहाँ पे ये कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं आपको दिखूंगा नहीं, और दिखूंगा नहीं तो आपको सही नहीं लगेगा, इसलिए मैं यूनिट नंबर 4 के रिवीजन को थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ. अब जो मैं यूनिट नंबर 3 का रिवीजन किया है उसको एक बार आप घर पे रिवाइज कर लेना. यूनिट नंबर 4 के रिवीजन के वीडियो के साथ जल्द ही मैं आपके सामने जरूर आऊंगा, तो स्टे इन ट्यून फॉर
on the channel Elite Professional Academy. If you haven't subscribed, please subscribe to the channel and wait for the next video of CA Foundation Law Revision. Till then, bye bye. Revise unit number 3 properly. If any doubt, then you can comment me in the comment box, and if you have any doubt, then you can also contact me personally. My number is 9921 458345. The link of Telegram channel is linked in the description box. You can add to me on the Telegram also. There you can ask me the doubt. I'll try to resolve the same. Tab tak, thank you so much. Wait for the next video. Bye bye. Love you all.